गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसके बारे में बात करी थी। बोर ने क्या क्या पोस्टुलेट दिए थे और उस एटॉमिक मॉडल के आधार पर हमने ये भी बताया था कि हाइड्रोजन लाइक जो एटम होते हैं, ऑन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन, बोर ने बताया कि कुछ निश्चित ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर। तो उसके आधार पर, उन पोस्टुलेट के आधार पर हमने उन इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं के, जिन कक्षाओं में वो चक्कर लगाते हैं, जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम एच बार का पूर्ण गुणज होता है, उनके लिए, है ना, उनके लिए त्रिज्या का मान ज्ञात किया था और ये भी ज्ञात किया था कि उन इलेक्ट्रॉनों के लिए वेग कितना होगा, वेलोसिटी का मान कितना होगा, ये हमने ज्ञात किया था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि उन्हें कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उनका आवर्तकाल या आवर्ती का मान कितना होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, किस पे डिपेंड करता है, ये भी अपन देखते हैं। तो सपोज ये न्यूक्लियस था, है ना, इस न्यूक्लियस के चारों ओर की निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस था। हमने कहा था किसी पर्टिकुलर कक्षा के लिए, सपोज ये nवीं कक्षा है ना, nवीं कक्षा है, इस nवीं कक्षा के लिए त्रिज्या का मान कितना आया था, Rn, और इस इलेक्ट्रॉन का वेग कितना आया था, Vn आया था, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, आवृत्ति, इलेक्ट्रॉन की आवर्ती तथा आवर्तकाल दोनों ज्ञात कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी न्यू ज्ञात करेंगे, किसके लिए, nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसके लिए। तो देखो दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत होती हैं। मैं आवर्तकाल की बात करूं तो वो क्या होता है, 1/, आवृत्ति होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, आप भी जानते हो, है ना। और आवर्तकाल का मतलब क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को इस nवीं कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, वो क्या कहलाता है, इसका आवर्तकाल कहलाता है। तो सामान्यतः अपन डिफाइन करते हैं T, nवीं कक्षा का आवर्तकाल। nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी, इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय करेगा, यहाँ से घूम करके वापस यहाँ आएगा, तो r त्रिज्या है, वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। बोर ने वर्ताकार बताई थी आपको ऑर्बिट्स। उस केस में अपने पास चली गई दूरी कितनी होगी, 2πRn, इसकी परिधि के बराबर, ठीक है, वर्ताकार कक्षा की परिधि के बराबर, बटा इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, Vn, इसके बराबर होगा, समीकरण नंबर 1। समझ गए, ये हमने आवर्तकाल की जो डेफिनेशन थी, टाइम की डेफिनेशन, उससे हमने फाइंड आउट कर लिया आवर्तकाल। हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, न्यू कह सकते हो या एफ कह सकते हो, है ना। तो nवीं कक्षा के लिए nवीं कक्षा के लिए वेग कितना होता है, Vn बराबर, चेक करो, देखें, Vn बराबर Z, अगर परमाणु क्रमांक अपने पास है, nवीं कक्षा है, तो क्या होगा, ZE²/2ε0 NH, याद करो इतना ही है क्या, ZE²/2ε0 NH, ये तो था, ये अपने पास वेलोसिटी थी, ठीक है। और nवीं कक्षा के लिए अपने पास त्रिज्या का मान कितना था, ε0 n²h²πm/z², यही था ना, तथा त्रिज्या Rn कितनी थी, Rn बराबर ε0 n²h²πm/z²। चेक करो, देखिए यही होना चाहिए, ठीक है, ये अपने पास आ गया, ε0 n²h²π/z², ये अपने पास आ गया, ठीक है। Vn का मान यहाँ रखना है, Rn का मान वहां से रखना है। तो समीकरण 2 और 3 को एक में रखने पर, एक में रखोगे तो Tn कितना आ जाएगा, 2π तो है ही, ठीक है, गुणा 1/Vn, ये तो है, Rn को गुणा करोगे पहले, ε0 n²h²πm/z² बटा V का मान, Vn का मान ZE² इंटू 2ε0 NH, ये आ गया,
ठीक है, कितना आ गया देखो, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो Tn कितना आया 2 to 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 1 स्क्वायर n क्यूब अपॉन m z स्क्वायर e की पावर 4। ये आ गया, ये समीकरण नंबर 4, जहाँ क्या बता रहा है कि Tn प्रोपोर्शनल होता है कि इसके n क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है आवर्तकाल का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। समझ गए, परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता जाता है आवर्तकाल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ये खास बात ध्यान रखने लायक है। ठीक है, यहाँ से आवर्ती कितनी होगी तथा आवर्ती बोर के अनुसार Fn इक्वल टू 1 अपॉन Tn, दैट मीन्स m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इंटू 1 अपॉन n क्यूब। ये अपने पास आवर्ती का मान होता है। इसका मतलब Fn क्या होती है, Fn प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर एंड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n क्यूब। ये ध्यान रखना है। तो किसी nवीं कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो वो पर सेकंड कितने चक्कर लगाएगा उस कक्षा में, उसका मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। प्रति सेकंड एकांक या एकांक समय में लगाए गए चक्करों की संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। ये अपने पास आवर्ती का मान आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बोर के मॉडल की सहायता से हम किसी भी nवीं कक्षा में या nवीं जो ऑर्बिट है कक्षा के, उसमें चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की आवर्ती और उसका आवर्तकाल भी डिफाइन कर सकते हैं। आवर्ती nवीं कक्षा की तृतीय घात की व्युत्क्रमानुपाती होती है उसके क्रमांक के, और परमाणु क्रमांक के स्क्वायर के समानुपाती होती है। ठीक है, ये आवर्ती का मान था। अब और ये भी कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें चक्कर लगा रहा है तो उस स्थिति में इस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं कुल ऊर्जा, देखो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, उसके लिए देखो क्या करते हैं। कुल ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा देखो, अभी अभी जो अपन मॉडल देख रहे थे उस मॉडल में दो बातें थी। एक तो न्यूक्लियस अपने पास था ही, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे थे, चक्कर। जैसे इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, Vn बता रहे थे, यहाँ से त्रिज्या कितनी बता रहे थे, Rn बता रहे थे। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का E के बराबर है, वो भी किसके, -E के बराबर है, और यहाँ Z परमाणु क्रमांक है तो टोटल चार्ज पॉजिटिव कितना है, +ZE है। दूरी कितनी है, Rn है। इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी है, समझ गए। कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा क्या होती है अपने पास, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E टोटल, nवीं कक्षा में अपन बात करें तो Kn प्लस Un कह सकता हूँ मैं। Kn का मतलब काइनेटिक एनर्जी, और Un का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होंगी इलेक्ट्रॉन की। पहली तो काइनेटिक, क्योंकि उसकी वेलोसिटी है, उसका मास m है, इसलिए इसकी वेलोसिटी के कारण उसकी जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरी, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कूलॉम्ब आकर्षण बल कार्य करता है, और इस कूलॉम्बिक बल के कारण उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, नाभिक के इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल लगेगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। दोनों प्रकार की ऊर्जाएं अपन लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी Kn, जिसको आप कह रहे हो Kn, ये कितनी होगी, 1/2 mVn स्क्वायर। और आप जानते हो Vn का मान कितना होता है, 1/2 m ZE स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH का होल स्क्वायर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी Kn कितना हो गया, इसका मान Kn बराबर
देखो m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ये क्या आ गई, इसकी कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब हम कह रहे हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी यू एन बराबर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर। तो के अपने पास है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, Q1 जेड ई इंटू Q2 माइनस ई अपॉन आर एन। तो कितना आया मान, यू एन इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। आप जानते हो आर एन का मान कितना होता है, अभी तो लिखा था थोड़ी देर पहले, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। चेक करो, देखें इतना ही क्या आर एन का मान, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो रख दो आर एन का मान यू एन बराबर माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन का मान एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये अपने पास आ गया। आप जानते हो कि आर एन का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, फिर क्या आ गया, यू एन इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसके क्वेश्चन नंबर 4। ये दोनों चीज़ें आ गई अपने पास, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई और क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। तो इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में कुल ऊर्जा कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी। कुल ऊर्जा के लिए इनका मान समीकरण 1 में रख दो, किसमें रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आएगा, En कितना आ जाएगा, Kn m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है, देखो En बराबर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 कॉमन आ रहा है अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में यहाँ क्या बच गया, 1/2 और यहाँ -1। चेक करो कितना आ गया, En बराबर माइनस आप बचाना माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ये आपके पास ऊर्जा का मान आ गया, इक्वेशन नंबर 5। और आप ये कह सकते हो कि En इक्वल टू माइनस तो है ही अपने पास m ई की पावर 4 अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 5। ये आ गया अपने पास। ये क्या कहलाती है, हाइड्रोजन परमाणु में या हाइड्रोजन लाइक जो एटम्स होते हैं उनमें nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसकी ऊर्जा का मान आपको दिया जाता है। इसका मान कितना होता है जब आप कैलकुलेट करते हो, यहाँ m इलेक्ट्रॉन का मास होगा 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻12 होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर,
और h का मान 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जब ये सारे मान आप यहाँ रखते हो तो ये वैल्यू किस में आएगी, जूल वाला है ना, इसलिए जूल में अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। और जब ये वैल्यू आप जूल में ज्ञात करते हो तो इसका मान होता है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। कितना आता है इसका मान, जब ये सारे मान आप यहाँ रखते हो, जब ये सारे मान आप यहाँ रखते हो तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है, एन इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 Z² जूल, ये आती है। जूल में जब आप वैल्यू ज्ञात करते हो, हाइड्रोजन परमाणु है तो उस कंडीशन में Z का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा फॉर हाइड्रोजन एटम। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भाग दे देते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना तो किसका भाग देना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का भाग देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, En का मान कितना हो जाएगा, -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैलकुलेट करोगे तो En का मान कितना आ जाएगा, -13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर हाइड्रोजन Z इक्वल टू कितना होता है, 1। देन उस कंडीशन में अपने पास En का मान कितना है, -13.61 अपॉन या अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन के लिए nवीं कक्षा की ऊर्जा का मान आ जाता है। ये हाइड्रोजन लाइक का अगर कोई दूसरा आइटम है तो वहाँ Z का मान हो रहा जाएगा, अपने पास ऊर्जा का मान आ जाएगा। यहाँ एक साइन आपको दिख रहा है माइनस वाला, कौन सा साइन दिख रहा है आपको, हर जगह माइनस वाला साइन दिख रहा है। जब ऊर्जा नेगेटिव में आ रही है इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक है उसके बीच कैसी कंडीशन है, आकर्षण वाली कंडीशन है। आकर्षी बलों को अपन इससे दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसलिए स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक या कुल ऊर्जा ऋणात्मक होने का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच अट्रैक्शन है, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण में बंधा हुआ है, बाउंड स्टेट में है, बंधी हुई अवस्था में है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रीली नहीं है, ठीक है। ये वाली स्थिति, जैसे जैसे अपन n का मान बढ़ाते जाते हैं इस ऊर्जा का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। किसमें, न्यूमेरिकली कम होता जाता है। वैसे ही ऊर्जा का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जब अपन देखते हैं तो ऊर्जा की तुलना करें कि पहले कितनी थी अब कितनी है, तो जैसे जैसे n का मान बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों में जाएगा, और उच्च ऊर्जा स्तरों में जाएगा तो नाभिक के साथ उसका आकर्षण क्या होता जाएगा, कम। इसका मतलब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है, बाउंड स्टेट वाली एनर्जी कम होगी, उसकी बाउंडिंग कम हो जाती है। जैसे जैसे बाहर जाता है उच्च ऊर्जा स्तरों में तो इलेक्ट्रॉन की जो बाउंडेशन है नाभिक के साथ वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसलिए अपन ये कहते हैं कि बाह्यतम जो कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली क्या होते हैं, बाहर निकाले जा सकते हैं, समझ गए। वो इसलिए जेड का भी मान आप बढ़ाते जाते हो तो उस केस में भी En का मान जेड पर डिपेंड करता जाता है स्क्वायर के रूप में, ठीक है। ये अपने पास कुल ऊर्जा का मान आता है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए अब अपन देखते हैं कि ये जो ऊर्जा थी, इस ऊर्जा के आधार पर उसके जो ऊर्जा स्तर हैं उनकी स्थिति क्या रहती है वो अपन देखते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु में फर्स्ट के लिए n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए E1 कितना हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब इस राशि को मैं E1 भी लिख सकता हूँ। तो इस कंडीशन में En कैसे लिखा जा सकता है, E1 अपॉन n² से भी लिखा जा सकता है। कई बार आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए E2 बराबर -13.6 अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 3.6 माइनस या 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n बराबर 3 के लिए E3 कितना हो जाएगा, -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर 9,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाएगा? -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n बराबर 4 के लिए इसी तरह E4 कितना होगा? -13.6/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? -0.854 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 850। ठीक है। n बराबर 5 के लिए E5 ज्ञात करोगे, -13.6/25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अराउंड -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ये अपने पास इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर हैं, उनकी वैल्यू आती है, आप ज्ञात भी कर सकते हो आराम से इनकी वैल्यू का मान, है ना। इनकी ऊर्जा स्तरों की वैल्यू आती है। अब देखो, आप जब स्केल पे पढ़ते हो, है ना, ऊर्जा स्केल पे जब आप इन सारी चीज़ों को देखते हो तो क्या स्थिति आपके पास आती है? सबसे ज़्यादा ऋणात्मक होने का मतलब अट्रैक्शन फोर्स नाभिक के साथ पास है, सबसे ज़्यादा पास, इसलिए ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन पर। इस केस में अपन क्या करें, ये स्थिति अपने पास रहती है। इस कंडीशन से ऊपर वाले जो ऊर्जा स्तर हैं वो किस में हैं? पॉजिटिव एनर्जी में है। E इधर पॉजिटिव है और E इधर क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, इस तरफ नेगेटिव है। ये जीरो वाली स्थिति है। ये कौन सी स्थिति है? जीरो वाली स्थिति है। अगर अपन जीरो वाली स्थिति की बात करें, इसका मतलब ये लगभग इनफाइनाइट पे आपको मिलेगी, क्योंकि n का मान बट्टा में n का मान इनफाइनाइट करोगे तब जाके E का मान क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका मतलब इनफाइनाइट वाला जो ऊर्जा स्तर है उसकी ऊर्जा क्या होगी? जीरो होगी। उसके नीचे वाले ऊर्जा स्तर नेगेटिव में है, इसका मतलब बाउंड स्टेट में है। इसमें इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में है। हम ये कहते हैं कि सपोज सबसे नेगेटिव जो ऊर्जा का मान है, सबसे ज़्यादा ऋणात्मक ऊर्जा वो कौन सी है? -13.6 है। ये ऊर्जा स्तर अपने पास यहाँ पर है ना। n बराबर कौन सा है? 1 है, और इसके लिए ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे ऋणात्मक ऊर्जा है। फिर देखो, इस 13.6 और 3.4 में काफ़ी डिफरेंस है, लगभग 10.2 के आसपास डिफरेंस है। तो ये 10.2 के आसपास डिफरेंस हो गया। सपोज n बराबर 2 वाली स्थिति है और ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा का मान। फिर देखो, इसमें और इसमें भी ऊर्जा का मान लगभग 1.678 के आसपास है। तो कितना होगा? यहाँ इसका मान ये आएगा, n बराबर कितना? 3, कितना? -1.5 कितना? 1.50 करो सपोज, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n बराबर 4 वाले में इससे आधा, तो n बराबर 4 वाली आपको यहाँ मिल जाएगी, n बराबर 4, इसमें -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 850 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद 85 से 54.3 का आसपास का अंतर है, ये वाला। n बराबर 5, कितना? -0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा स्तरों के बीच का जो अंतराल है वो क्या होता जाता है? घटता जाता है। ये ऊर्जा स्तर आपको यहाँ क्या मिलते जाते हैं? फिर ये बहुत पास पास मिलते जाते हैं, एकदम क्या मिलते जाते हैं? पास पास मिलते जाते हैं। ये लो, और ये n बराबर किस पर मिलता है? इनफाइनाइट पर आपको मिलता है, ऊपर वाला ऊर्जा स्तर। ये ऊर्जाओं के बीच का अंतराल, ऊर्जा स्तरों के बीच का जो अंतराल है, क्या होता जाता है? घटता जाता है, घटता जाता है। और अंतराल आगे उच्च ऊर्जा स्तर जो है वो बहुत पास पास पाए जाते हैं। ये इस प्रकार के ऊर्जा स्तरों की अवस्था इसमें अपन को प्राप्त होती है इलेक्ट्रॉन की बोर मॉडल के अनुसार। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऊर्जा स्तर है, वो अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। अब ये जो ऊर्जा स्तर है हाइड्रोजन का, ये ग्राउंड स्टेट कहलाती है उसकी। कौन सी कहलाती है? मूल ऊर्जा स्तर कहलाता है उसका, ग्राउंड स्टेट, जिसमें उसकी सबसे ऋणात्मक ऊर्जा होती है, सबसे ज़्यादा बाउंड होता है नाभिक के साथ वो। इसमें कुछ ऊर्जा उसको मिल जाए इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है इन ऊर्जा स्तरों में, जिसकी ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। ठीक है, फिर इससे ऊपर वाला ऊर्जा स्तर, ये प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर, फिर द्वितीय उत्तेजित ऊर्जा स्तर, तृतीय उत्तेजित ऊर्जा स्तर, फिर और उत्तेजित ऊर्जा स्तर। इस प्रकार से आप हाइड्रोजन के लिए ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये अपने पास हाइड्रोजन के लिए स्थिति होती है ऊर्जा स्तरों की, और ये हाइड्रोजन के लिए ऊर्जाओं का मान अपन इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन में ऊर्जा स्तर भी आते हैं, तो अब इसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या होगी। ठीक है, स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए क्या हुआ, तो देखो
कि ऊर्जा स्तर आ गए तो ऊंचे वाले ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर वापस भी आएगा तो उनके तुल्य ऊर्जा की विकिरणें भी उत्सर्जित करेगा। ये स्थिति देखी गई। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अपन बात करते हैं, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की बात करें तो देखो बोर ने क्या बताया, बोर ने ये बताया कि ये जो अपने पास हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम में जो ऊर्जा स्तर हैं वो इस प्रकार की ऊर्जाओं की होंगी। ग्राउंड स्टेट की -13.6, उससे ऊपर वाली 3.4, उससे ऊपर वाली 1.51, 0.850, 0.544, इस प्रकार की ऊर्जा स्तर है। उनमें डिफरेंस भी अपन ने देख लिया, अलग अलग होता है। इस प्रकार से बहुत सारी ऊर्जा स्तर हाइड्रोजन में होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है हाइड्रोजन में अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के उच्च वाले में जा सकता है, उससे उच्च में, उसमें उच्च में जा सकता है। तो जब अपन हाइड्रोजन को क्या, अगर किसी हाइड्रोजन गैस को किसी ट्यूब में भर लें, कांच की ट्यूब में, ठीक है ना, और उस कंडीशन में उसका निम्न दाब हो, ठीक है, बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन अणु परमाणु उसमें हो, तो उस कंडीशन में अगर उसमें भर करके अपन, और जब उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज अपन उसमें से गुजारते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं उनमें जो परमाणु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा, कुछ ऊर्जाओं का अवशोषण कर सकते हैं। और ऊर्जाओं का अवशोषण किस रूप में करते हैं, ये ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतराल जो होता है इसके अंतराल के रूप में करते हैं। अगर इनके अंतराल के इक्विवेलेंट ऊर्जा उन इलेक्ट्रॉनों को मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। समझ गए बात आप। अब उस कंडीशन में आप जब सामने आपने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाली और सामने उस मटेरियल, बीच में सैंपल लेकर सामने स्क्रीन पे आप देखना चाह रहे हो कि भाई अपन जो वहाँ से भेज रहे हैं वो सारी आ रही हैं, तो आपको वहाँ कुछ एब्सेंट मिलेंगी। इस एब्सेंट मिलेंगे इसका मतलब कहाँ गई, उनके संगत फोटोन कहाँ गए, या उनके संगत जो विकिरणें थी तरंग दैर्ध्यों की, आवर्तियों की, वो कहाँ गई, वो विकिरणें हाइड्रोजन के एटम्स में क्या कर ली, अब्जॉर्ब कर ली। तो इस कंडीशन में वहाँ जो पैटर्न मिलेगा अपन को आगे वाली स्क्रीन पे, वो इस हाइड्रोजन का अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाएगा। कि ऊर्जा, जिस ऊर्जा के संगत जिस आवर्ती की तरंगें अपन ने भेजी थी, उन आवर्तियों का मान वहाँ एब्सेंट है पर्दे पर, तो वो जो प्रतिरूप अपन को मिलता है वो प्रतिरूप कौन सा कहलाता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब अपन एक बात और करते हैं कि हमें पता है कि हम इन आवर्तियों की भेज रहे हैं, हो गया अवशोषण, ठीक है। या एक दूसरा तरीका और भी होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन एटम को अपन क्या कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन गैस को अपन उस नली में भर करके गर्म भी कर सकते हैं। गर्म करते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, उस कंडीशन में भी आपको पर्दे पर विशेष आवर्तियों की संगत रेखाएं प्राप्त होंगी, है ना। हाइड्रोजन क्या करेगा, एमिट करेगा, और एमिट करेगा अपने पास रेडिएशंस, तो वो क्या होंगे, आपको पर्दे पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जिन आवर्तियों के संगत आपको पर्दे पर रेखाएं मिली हैं वो हाइड्रोजन का क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। और ये देखने को मिला कि इस स्पेक्ट्रम में लाइनें जो मिलती हैं वो सतत नहीं मिलती, अलग अलग मिलती हैं, अलग अलग आवर्तियों पर आपको लाइनें प्राप्त होती हैं। इसलिए हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था बोर मॉडल के आधार पर किस प्रकार से डिफाइन हुआ, कि बोर ने कहा कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो हाइड्रोजन के संगत ऊर्जा स्तरों में जाएगा तो अवशोषित करेगा, अगर वापस उनसे आएगा ग्राउंड स्टेट में तो उनकी तुल्य ऊर्जा उत्सर्जित भी करेगा, तो वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम अपने पास आ जाएगा। किसी प्रकार के स्पेक्ट्रम की अपन व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन उसने कहा कि जैसे ऊर्जा स्तर है तो उनके संगत ऊर्जाओं के तुल्य जो आवर्ती होगी, कौन सी आवर्ती, न्यू का मान उसने कहा कि न्यू कितनी होनी चाहिए, डेल्टा यानी En2 माइनस En1 बराबर h न्यू था, तो न्यू कितना होना चाहिए, En2 माइनस En1 अपॉन h। इस ऊर्जा की तुल्य आवर्ती तो होनी चाहिए ना, ठीक है। तो इस प्रकार की आवर्तियों के संगत, ऊर्जा अंतरालों के संगत आपको आवर्तियां मिलती हैं, और वो आवर्तियां रेखीय मिलती हैं, लगातार नहीं मिलती है कि हाँ एकदम सतत रूप से हर आवर्ती पर अपने पास स्पेक्ट्रम में लाइन मिलती है ना, कुछ निश्चित आवर्तियों पर ही आपको रेखाएं प्राप्त होती हैं स्पेक्ट्रम में। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोर ने एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोजन का ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये कैसा होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। समझ गए बात आप। तो हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर ने सफलतापूर्वक की अपने मॉडल के आधार पर। और उसके बाद में ये भी देखा कि बामर जो थे, साइंटिस्ट थे, स्विस टीचर थे एक तरह से, और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हाइड्रोजन के लिए। उन्होंने कहा था कि जब ये स्पेक्ट्रम, अपन स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं तो एक विशेष प्रकार की जो सीरीज है वो हमें किस क्षेत्र में मिलती है, दृश्य क्षेत्र में मिलती है, ठीक है ना। और जब टोटल एक्सप्लेनेशन दिया गया स्पेक्ट्रम का, तो ये जब स्पेक्ट्रम अपन देखते हैं किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए,
ठीक है। इस पर अपन क्या ले रहे हैं, वेवलेंथ ले रहे हैं इस पर। फिर देखते हैं कि ये जो अपने पास रेखाएं मिलती है शुरुआत में बहुत पास पास मिलती है, थोड़ी दूर फिर थोड़ी दूर, इस प्रकार की रेखाएं मिलती हैं। ये अराउंड 0 to 200 के आसपास मिलती हैं, नैनोमीटर के आसपास, ठीक है। फिर अपने पास नेक्स्ट सीरीज मिलती है, बहुत पास पास मिलती है ये वाली, ये इस प्रकार से शुरुआत में, फिर थोड़ी दूरी पर मिलती हैं, ये वाली स्थिति मिलती है ना। ये जो सीरीज मिलती है अराउंड अपने पास किसके आसपास मिलती है, 700, 650, 700 800 के आसपास। यहाँ 800 तक ले लेते हैं अपन, 800 नैनोमीटर। यहाँ लगभग 400 नैनोमीटर से कहाँ तक मिलती है, 800 नैनोमीटर के आसपास। और फिर अपन को फिर स्पेक्ट्रम देखते हैं आगे, तो ये इस प्रकार से मिलता है, बहुत पास पास, फिर दूर, फिर ये और आगे बढ़ाना पड़ेगा अपन को, और आगे भी मिलेगा। ठीक है। ये रीजन जो रहता है ये 1000 या 200 1200 नैनोमीटर के आसपास रहता है, 1000 से लेकर और भी आगे अपन को मिलता जाता है। ठीक है। तो इस कंडीशन में अपने पास क्या सिचुएशन रहती है, इससे आगे भी अपने पास ये रेखाएं मिलती जाती हैं और इस प्रकार की और श्रेणियां भी बहुत पास पास मिलकर इस प्रकार की श्रेणियां और मिलती हैं। ठीक है। ये जो रीजन होता है अपने पास, ये जो विंडो दिखती है आपको, इस प्रकार वाली विंडो, ये कौन सा होता है, विजिबल। ये विजिबल रीजन होता है अपने पास नॉर्मली। ठीक है। और ये 300 से लोगे आप, 300 नैनोमीटर से 800, इसमें यहाँ से 400 से लेकर के यहाँ तक का ये रीजन विजिबल होता है। इसमें थोड़ा सा विंडो रहता है, ये विंडो इधर है अल्ट्रावायलेट की तरफ रहता है, अल्ट्रावायलेट की तरफ थोड़ा सा रीजन इसका रहता है, नियर अल्ट्रावायलेट रहता है, उसके बाद विजिबल स्टार्ट होता है। और ये जो रीजन होता है इधर अवरक्त में, और ये फार इंफ्रारेड, ठीक है। यहां ये जो श्रेणियां दिख रही हैं आपको, इस प्रकार की श्रेणियां, ये श्रेणी दिख रही है, ये लाइमन कहलाती है। कौन सी श्रेणी कहलाती है, लाइमन श्रेणी कहलाती है हाइड्रोजन एटम के लिए। और ये जो श्रेणी होती है ये बामर श्रेणी कहलाती है, और ये जो होती है ये कौन सी कहलाती है, पाश्चन कहलाती है। और ये जो श्रेणी ये फोन्ड कहलाती है, पाश्चन ब्रैकेट। और इससे आगे जो श्रेणी मिलती है वो फुंड कहलाती है। ठीक है। इस प्रकार की श्रेणियां मिलती हैं जो अल्ट्रावायलेट रीजन से शुरू होकर के फार इंफ्रारेड तक जाती हैं। ये स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन में मिलता है। बामर ने देखा कि ये जो विजिबल रीजन वाला है क्षेत्र, इसमें अपन को क्या मिलती हैं, ये जो चार इसको दिखाई दी, 4 स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई दी उसको। और इनके लिए उसने क्या किया, बामर से पहले एक साइंटिस्ट हुए हैं अपने पास, सॉरी लाइमन की तो आ गई, बामर की बात कर रहे हैं ना। बामर ने किया था ये वाला काम, स्विस टीचर थे वो, अध्यापक थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि विजिबल जो रीजन था इसमें हमें 4 लाइनें दिखाई दे रही है। इनके लिए इन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला डिफाइन किया। जो जो वैल्यूज इनकी आती हैं उनके लिए इन्होंने क्या किया है कि फॉर्मूला डिफाइन किया कि इस दृश्य प्रकाश में इस तरंग दैर्ध्य के संगत अपन को 4 लाइनें डिफाइन होती हैं, मिलती हैं। और इसके आसपास वाले जो तरंगें थी, वो भी जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, उनकी भी उन्होंने व्याख्या की। और उन्होंने इनके लिए क्या किया, इनकी तरंग दैर्ध्य के लिए एक सूत्र डिफाइन किया। और उन्होंने कहा था कि उस सूत्र का मान कितना होता है, लैम्डा का मान कितना होता है, इनके संगत लैम्डा का मान 356.64 n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 4। ये अपने पास नैनोमीटर में आता है मान, जहां n का मान कितना है 3, 4, 5, 6 एंड सो। ये उन्होंने कहा, सॉरी 364.56। ये उन्होंने एक आनुभाविक सूत्र दिया, अनुभव के आधार पर, कि इनकी तरंग दैर्ध्यों को जब n का मान रख के डिफाइन करते हैं तो इनके संगत तरंग दैर्ध्य आपको मिल जाती है। बाद में थोड़े टाइम बाद इस फॉर्मूले को रीडबर्ग ने थोड़ा संशोधित किया और उसने क्या फॉर्मूला दिया कि 1/λ बराबर r कितना
1/2² माइनस 1/n², जहाँ n क्या है 3, 4, 5, 6 एंड सो, जहाँ r रिडबर्ग नियतांक कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडबर्ग नियतांक कहलाता है। इसका मान अराउंड 1.93737 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होता है। ये उसने मामला बताया कि ये फॉर्मूला है, ये भी आनुभाविक था, बात ये थी आनुभाविकता। और इन फॉर्मूलों के आधार पर भी देखा जाए तो अपने पास ये जो तरंग दैर्ध्य के संगत आपको, निश्चित तरंग दैर्ध्य के संगत आपको ये 4 लाइनें मिल रही थी। इनकी तरंग दैर्ध्य कितनी थी? 656.3, इसकी जो तरंग दैर्ध्य थी लैम्डा 656.3 नैनोमीटर थी, और इसकी थी 486.1 नैनोमीटर थी, इसकी 486.1 नैनोमीटर थी, इसकी थी 434.1 नैनोमीटर थी, और इसकी कितनी थी 410.2 नैनोमीटर थी। ये दृश्य प्रकाश के अपन को 4 लाइनें प्राप्त होती हैं। इसके आसपास वाले अन्य लाइनों के लिए, बामर सीरीज के लिए अगर फॉर्मूला काम मिले तो ये या इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं। फिर कालांतर में इसके तुल्य और समीकरण दिए गए, और लाइमन के लिए क्या समीकरण दिया गया कि 1/λ का मान लाइमन के लिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं? रिडबर्ग तो है 1/1² माइनस 1/n²। यहाँ n का मान कितना रहेगा? 2, 3, 4 एंड सो ऑन। बामर के लिए फॉर्मूला आई गया। पाश्चन के लिए जो फॉर्मूला दिया गया वो क्या था? पाश्चन के लिए 1/λ बराबर r 1/3² माइनस 1/n²। यहाँ n का मान 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है। और ब्रैकेट के लिए क्या दिया गया? 1/λ बराबर r 1/4² माइनस 1/n², और n बराबर कितना? 5, 6, 7 एंड सो ऑन। और फुंड के लिए 1/λ बराबर r 1/5² माइनस 1/n²। n यहाँ कितना रहेगा? 6, 7, 8 एंड सो ऑन। इस प्रकार से श्रेणियाँ देखी गई। उच्च जो क्षेत्र थे अपने पास, अधिक तरंग दैर्ध्य वाला रीजन था, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड तक अपन को श्रेणियाँ मिली। और इस प्रकार से हाइड्रोजन का जो अपन देखते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के अनुसार अपन को भिन्न भिन्न रीजन्स के अनुसार क्या मिलती है? अपन को ये श्रेणियाँ मिलती हैं। समझ गए? तो हाइड्रोजन के इस स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर मॉडल के आधार पर सफलतापूर्वक की जा सकी। बस थोड़ी सी दिक्कत आई, ये जो लाइनें होती हैं सिंगल लाइन नहीं होती, इनकी फाइन स्ट्रक्चर अपन देख लेते हो, कई में डबलेट, कई में ट्रिपलेट्स आपको देखने को मिलती है। या अपन इस हाइड्रोजन एटम को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो जीमान इफेक्ट होता है, उसमें स्प्लिटिंग होती है इन लाइनों की और बट जाती हैं उन लाइनों में। ऐसे ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इन एटम्स को रख देते हैं तो उसमें भी क्या होती है? इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है और रेखाओं में बढ़ जाती है। इन सब की व्याख्या बोर मॉडल नहीं कर पाया। समझ गए बात आप? तो इस प्रकार से इनकी सबकी व्याख्या बोर मॉडल करने में क्या रहा? असफल रहा। और उसके लिए अन्य और मॉडल भी दिए गए। सोमरफील्ड ने भी थोड़ा सा प्रयास किया उनको समझाने का। इस प्रकार से स्थितियाँ रही। ये हाइड्रोजन का अपने पास क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। इससे आगे अपन क्या करेंगे? कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।